नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एशिया। ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम परिवहन के बारे में या रोड परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे कि परिवहन के लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए और रोड परिवहन किस प्रकार का होता है और कैसे इसका विकास हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले रेल परिवहन या रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। रेल परिवहन जो है, सर्वप्रथम यदि हम रेल की बात करें तो 1829 में वाष्प चालित जो है प्रथम रेल इंजन बनाया गया था ब्रिटेन में। जॉर्ज स्टीफंस ने इसका आविष्कार किया था और उसके पश्चात 1835 में पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में चलना प्रारंभ हुई। इस प्रकार रेल परिवहन का विकास जो है सड़कों के बहुत ही बाद में हुआ। पहले जो है रेलगाड़ियाँ स्टीम इंजन से चलती थी और रेल इंजन में कोयले से निर्मित भाप द्वारा चलती थी। इसके पश्चात धीरे धीरे डीजल इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। और उसके पश्चात जो है अब वर्तमान में विद्युत चालित इंजनों का बहुत अधिक उपयोग किया जाने लगा है। रेल मार्गों के बन जाने से जो लंबी दूरियों का जो स्थलीय परिवहन है वो बहुत ही सुविधाजनक हो गया और इसके कारण ही भारी और बड़े आकार वाले जो वस्तुएं होती थी उनको हम रेलों के द्वारा बहुत लंबी दूरी तक मोटर गाड़ियों की तुलना में अधिक शीघ्र और कम किराए पर उनको ले जाया जा सकना संभव हुआ। इसी प्रकार ही रेलगाड़ियाँ जो है यात्रियों को भी अपेक्षाकृत शीघ्र, सुरक्षित और आरामदायक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में समर्थ है कि और किसी भी देश के औद्योगिक विकास में रेल परिवहन का जो है वो विशिष्ट योगदान रहता है। अब इस रेल परिवहन के लिए कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ भौतिक स्वरूप जो है वो आवश्यक होता है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि समतल जो धरातल होता है, सरफेस जो होता है, वो रेल मार्गों के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके विपरीत पर्वतीय भागों में रेल परिवहन या रेल मार्ग का जो है विकास करना बहुत ही कठिन भी होता है और खर्चीला भी होता है। इसके साथ ही साथ ढाल युक्त वाले भागों में भी इसका निर्माण करना कठिन होता है। इसी कारण से अधिक जनसंख्या वाले औद्योगिक और नगरीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर, क्योंकि समतल मैदानी भागों में स्थित हैं, वहाँ पर जो है रेल मार्गों का विकास जो है अधिक तीव्र गति से हो जाता है। तो रेल परिवहन जो है हमारे लिए एक मध्यम दूरी के परिवहन के रूप में बहुत ही उपयुक्त रहता है। जिस प्रकार हम सड़क परिवहन जो होता है वो छोटी दूरी के लिए उपयुक्त माना जाता है, उसी प्रकार रेल परिवहन जो है मध्यम दूरी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एशिया में रेल परिवहन की बात करें विकास की, तो भारत में जो है एशिया में रेल परिवहन का विकास जो है विकास में भारत जो है वो प्रथम स्थान रखता है। भारत में में करीब 65 से 70,000 किलोमीटर जो है वो लंबे रेल मार्ग हैं और भारत में रेल मार्गों का जो सर्वाधिक सघनता है वो उत्तरी भाग में, भारत का जो ये उत्तर का जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। इसके विपरीत दक्षिण में ये सघनता जो है वो कम है। दक्षिण के जो पठारी भाग में वहाँ पर कम है और पूर्वी भागों में भी ये सघनता कम मिलती है देखने में।
इसके बाद यदि रेल मार्गों के विकास की हम बात करें तो चीन जो है, चीन में भी रेल मार्गों की लंबाई लगभग 60,000 किलोमीटर से अधिक है और अधिकांश जो रेल मार्ग हैं वो चीन के पूर्वी भाग में, जहाँ पर कि समतल मैदानी भाग पाए जाते हैं, वहाँ रेल मार्गों की लंबाई जो है वो वहाँ पर अधिक है। ये चीन का जो ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर रेल मार्ग जो है वो अधिक पाए जाते हैं क्योंकि ये समतल मैदानी भाग है। रेल मार्गों की लंबाई के अनुसार एशिया में चीन का जो है वो दूसरा स्थान है। फिर जापान के जो समतल तटवर्तीय जो भाग है वहाँ पर अधिक रेल मार्ग पाए जाते हैं और जापान के सभी जो औद्योगिक केंद्र हैं या औद्योगिक नगर हैं वो रेल मार्गों के द्वारा जुड़े हुए हैं और रेल मार्गों की लंबाई लगभग 28.5 हज़ार किलोमीटर है। होन्शु, क्यूशु, शिकोकू आदि जो द्वीप हैं वो वहाँ पर रेल मार्गों का जो है जाल बिछा हुआ है। इसके पश्चात कजाकिस्तान जो है वहाँ पर भी रेल मार्ग का विकास हुआ है और लगभग 18,000 किलोमीटर रेल मार्ग है और यहाँ के जो प्रमुख जो बड़े नगर हैं वो इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। एशिया में एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जिसे हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। एशियाई रूस के अंतर्गत दक्षिणी साइबेरिया में पश्चिम से पूर्व की ओर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो कि यूरोपीय रूस के लेनिनग्राड से आरंभ होता है और मॉस्को होते हुए यूराल पर्वत के दक्षिण से होता हुआ पश्चिमी साइबेरिया के चिलियाबिंस्क स्टेशन तक पहुंचता है। यहाँ से यह पूर्व की ओर टोमस्क है, कई सारे जो क्षेत्र हैं वो इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का कहलाता है। ये एक बहुत ही एशियाई रूस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे लंबा रेल मार्ग है। यहाँ से पूर्व की ओर कुर्गन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, ताइशेव स्थानों से होता हुआ ये बैकाल झील के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित इर्कुट्स्क और उलान उडे, चीता, खबोवोस आदि प्रशांत महासागर तट के जो व्लादिवोस्टोक नगर है वहाँ तक ये जाता है। ये जो क्षेत्र है, ये जो रेल मार्ग है। और साइबेरिया में के विकास में कृषि, खनन, निर्माण उद्योग, नगरों के विकास में इस रेल मार्ग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये एशिया का बहुत सबसे लंबा हम कह सकते हैं जो है रेल मार्ग है। इसके अलावा एशिया में पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, इंडोनेशिया आदि देशों में लगभग 7,000 किलोमीटर से अधिक लंबे रेल मार्ग हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में लगभग 6,000 किलोमीटर, म्यांमार में हम देखें तो 5,000 और 4,500, थाईलैंड में भी 4 और उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया आदि भी रेल मार्गों से ये भी सारे जो क्षेत्र हैं ये रेल मार्गों के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों में जो है ईरान है, ये वाला जो भाग है और अरब के कुछ क्षेत्र हैं ये भी रेल मार्गों से जुड़े हुए हैं। फिर रेल मार्गों के बाद आती है हमारे जल परिवहन की। परिवहन के सभी साधनों में जो है
परिवहन के सभी साधनों में जो जल परिवहन है वो सबसे सस्ता और सुगम साधन माना जाता है। और जल मार्गों में या जल परिवहनों में नदियाँ, झील, नहरें और समुद्रों से होकर जाने वाले जल मार्ग, क्योंकि इनके निर्माण में विशेष खर्चा नहीं होता, लेकिन इनके लिए बंदरगाहों का निर्माण, जल मार्गों को गहरा करना और सुरक्षित रखना, ये जो बातें हैं वो इनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इनमें चलाए जाने वाले स्टीमर्स हैं, जलयान हैं या जो नौकाएं होती हैं, वो इसके प्रमुख साधन होते हैं। और इनको हम दो भागों में भी बांट सकते हैं। एक तो होते हैं इंटीरियर वाटरवे और एक होते हैं इंटरनेशनल या समुद्री जलमार्ग या आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जो जलमार्ग हैं वो अधिकतर नदियों, झीलों, नहरों तथा जो स्थानीय जो जलाशय होते हैं उनमें अधिकतर इनका विकास होता है। इनमें भी नदियाँ और झीलें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कि पर्याप्त जल हो और जिनकी की पर्याप्त गहराई भी हो। गहराई के साथ इनमें ढाल कम होना चाहिए, तभी ये जल मार्ग के लिए उपयुक्त है। इसके विपरीत जो जिनमें तीव्र ढाल होते हैं, जिन नदियों में या जिनमें वाटरफॉल ज़्यादा होते हैं, जलप्रपात की उपस्थिति होती है, वो जल परिवहन के लिए एक अवरोध का काम करती है। अब एशिया की हम जल परिवहन की बात करें तो एशिया में के विभिन्न भागों में पर्याप्त जल प्रवाह वाली या मंद वेग से बहने वाली बड़ी बड़ी नदियाँ देखने को मिलती हैं, जिनका कि उपयोग जो है जल परिवहन के रूप में किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें चीन में, तो चीन में हांगो की नदी के मुहाने में लगभग 200 किलोमीटर तक जो है ये नदी नौका के योग्य है। और इसी प्रकार यांगटीसी क्यांग नदी भी मुहाने पर जो है शंघाई बंदरगाह से लेकर क्यूकियांग तक नौका चलाने के योग्य है। चीन के दक्षिणी भाग में स्थित सीकियांग जो रिवर है वो भी नौका चलाने योग्य है। इसी प्रकार ही भारत में जो है गंगा नदी में के मुहाने से लेकर इलाहाबाद, ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने से लेकर डिब्रूगढ़ तक जो है नौकाएं चलाई जाती हैं। उत्तरी भारत में भी गोमती, यमुना आदि नदियों में भी नौकाएं चलाई जाती है। इसके अलावा महानदी, दक्षिणी भारत में महानदी गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, इनमें भी आंतरिक जल परिवहन जो है वो किया जाता है। लेकिन ये जो आंतरिक जल परिवहन है ये बहुत थोड़ी दूर की यात्रा इसमें या थोड़ी दूर का परिवहन ही इसमें संभव हो पाता है। इसके अलावा इरावदी है, मीकांग है आदि नदियों के मुहाने भी थोड़ी दूर तक जो है वो नौका चलाने या स्टीमर चलाने योग्य रहते हैं, लेकिन उनका जो व्यापारिक महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। इसके विपरीत जो समुद्री जल मार्ग है, समुद्रों में जलयानों के आने जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता जो है वो होती है, तो इसके लिए बंदरगाहों और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः जलयान निर्धारित दिशा में जो है चलाए जाते हैं। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो अधिकांश जो है जलयान पूर्व निर्धारित जो मार्ग होते हैं या जो बंदरगाह होते हैं उन पर चलते हैं और इनसे ही अधिकतर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो किया जाता है। क्योंकि जलयान की एक विशेषता होती है कि ये लंबी दूरी तक आपको बहुत ही सस्ता जल परिवहन उपलब्ध करा देते हैं और इनके निर्माण में कोई विशेष खर्चा भी नहीं आता। केवल बंदरगाहों को विकसित करने और जलयानों को खड़ा करने और उनके रख रखाव के लिए ही जो है धन मतलब खर्च होता है। इसी कारण एशिया में अधिकतर जो है व्यापार जो होता है वो जल परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। एशिया के अधिकांश जो देश हैं वो जल परिवहन के द्वारा ही जुड़े हुए हैं, जैसे भारत है,
चीन है, चीन में शंघाई है, हांगकांग है, नानकिंग, ताइपे। और जापान में जलयान की दृष्टि से जापान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे, नागोया, जितने भी बड़े बड़े जापान के जो शहर हैं वो जल परिवहन से जुड़े हुए हैं। भारत के भी बड़े जो बंदरगाह हैं जैसे मुंबई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता आदि जो है वो जल परिवहन से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ही उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, रूस या हम कह सकते हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया देश, जकार्ता आदि भी जलयान से जुड़े हुए हैं। तथा टर्की में इस्तांबुल, इज़मिर, अदाना। पाकिस्तान में भी जल परिवहन की सुविधा है कुछ क्षेत्रों के लिए। तो जल परिवहन जो है उसका हमारे आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जल परिवहन जो है एक सस्ता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में आप सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से जल परिवहन का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एशिया में एक महत्वपूर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन है, जिसे हम सुएज़ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा अधिकतर जो है व्यापारिक जल परिवहन किया जाता है और इस पर कई सारे बंदरगाह जो है वो विकसित किए गए हैं, जिसमें पोर्ट तौफीक है और लिटिल बिटर झील है, ग्रेट बिटर झील है, तिमसा है और एलकतारा है या पोर्ट सईद है। तो ये एक क्या है, बहुत ही शॉर्टकट छोटा रास्ता है यूरोपीय देशों को या भूमध्य सागर से जुड़ने के लिए। तो इस जल परिवहन का जो है सुएज़ कैनाल का जो है एशिया में जल परिवहन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोपीय देशों से जुड़ने के लिए एक बहुत ही सुगम और एक बहुत ही छोटा रास्ता है। इससे हम यूरोपीय देश के साथ साथ अफ्रीकी महाद्वीप से भी जुड़े हुए हैं और यूरोपीय महाद्वीप से भी हम इस जल परिवहन के द्वारा जुड़े हुए हैं। और ये एशिया ही नहीं, विश्व का भी एक व्यस्तम हम कह सकते हैं जल परिवहन मार्ग है। इसके बाद बात आती है वायु परिवहन की। वायु परिवहन का जो विकास है वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वायु परिवहन जो है तीव्र गति से इसका विकास हुआ। परिवहन की दृष्टि से यह सबसे तीव्र किंतु सबसे महंगा साधन है। महंगा साधन होने के कारण इसका जो प्रयोग है वो अधिकतर विकसित देशों या संपन्न देशों में अधिक हुआ है, क्योंकि वायुयानों को उड़ाने के लिए, वायुयानों के निर्माण के लिए, उन्हें उतारने के लिए जो है हवाई अड्डों की आवश्यकता होती है। तो इनमें जो है पूंजी अधिक मात्रा में व्यय करनी पड़ती है। वायुयान का महत्व जो है या एयर ट्रांसपोर्ट का महत्व सामान्यतः जो हल्की, कीमती और शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके विपरीत भारी और सस्ती वस्तुओं के लिए इसका उपयोग जो है वो ये उपयुक्त उनके लिए नहीं है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों या दुर्गम स्थानों पर जहाँ पर कि रेल और सड़क नहीं बनाए जा सकते हैं या जहाँ पर जल परिवहन की सुविधा नहीं है, वहाँ पर जो है वायु परिवहन के द्वारा जो है सामान पहुँचाया जा सकता है। या लघु जो होते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा सामान और मनुष्यों को लाया जा सकता है। इसी प्रकार ये प्राकृतिक जब आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ है, भूकंप है या हम कह सकते हैं युद्ध है, उसके समय वायु परिवहन की उपयोगिता जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। एशिया में वायु परिवहन के विकास की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में एशिया में अधिकांश जो देश हैं वायु सेवाएं उपलब्ध हैं और वायु सेवाओं में चीन है, जापान, भारत, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान,
संयुक्त अरब, यूएई, श्रीलंका, थाईलैंड, एशिया के लगभग सभी देश जो हैं वो इस सेवा से जुड़े हुए हैं। एशिया में दक्षिण पश्चिम में यदि हम देखें तो इस्तांबुल, ये जो हमारे दक्षिण पश्चिम के जो ये वाले जो हमारे हम कहते हैं ना, जैसे हम तेल वाले जो कंट्री है, ये सब वायु सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें तेल अवीव, अंकारा, त्रिपोली, कुवैत, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रियाद, अदन। क्योंकि ये जो क्षेत्र है अधिकतर डेजर्ट वाले एरिया भी हैं और यहाँ पे रेलों का या सड़क परिवहन की तुलना में वायु परिवहन का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है। फिर है दक्षिणी एशिया में कि यदि हम बात करें तो दक्षिणी एशिया में आपके कराची है, इस्लामाबाद है, भारत का है दिल्ली, मुंबई, लाहौर, कोच्चि, नागपुर, चेन्नई, कराची और रंगून, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, ढाका, कोलंबो, ये सब जो है वो इस सेवा से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी की हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पर बैंकॉक, कुआलालंपुर, सिंगापुर, जकार्ता, मनीला, हनोई आदि जो क्षेत्र हैं हमारे इंडोनेशियाई जो देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। पूर्वी एशिया की बात करें तो चीन का जो अधिकतर क्षेत्र है, एक बड़ा चीन, और जापान का हांगकांग, शंघाई, बीजिंग, वुहान, नानकिंग, ताइपे, टोक्यो, ओसाका, नागोया, ये जो चीन के देश हैं, नागासाकी, जापान के जो क्षेत्र हैं, ये सब इस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। और उत्तरी एशिया में के जो कुछ क्षेत्र हैं, टोमस्क है, इरकुट्स्क है और ओखोटस्क है, ये भी इस वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। व्लादिवोस्टॉक है, नोवोसिबिर्स्क है, टोमस्क है, ओमस्क है, ये भी जो है वायु सेवा से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये एशिया के परिवहन के साधन थे। थैंक यू।